वैम्पायर अध्याय 4। सुबह जब सूरज की पहली किरण ग्रेकैसल पर पड़ी तब कॉलिन के बेडरूम में लगी आग बुझ चुकी थी। सौभाग्य से ग्रेकैसल में अधिकांश निर्माण सामग्री गैर ज्वलनशील चट्टानें हैं, अन्यथा आग न केवल इस कमरे को जला देगी। एक अस्त व्यस्त कमरे में बटलर यीमेंग हाथ में हाथ डाले खड़ा था, एक अचंभे में उसके सामने झुलसी हुई लाश को घूर रहा था। मैं भारी कदमों के बीच कमरे में एक लंबी आकृति दिखाई दी। एमोन, मैंने महल को अवरुद्ध कर दिया है और ग्रेकैसल में सभी प्रवेश और निकास पर भी पहरा दिया गया है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस बार हत्यारे को भागने दे सकता हूँ। आदमी 3 मीटर लंबा और काले भालू की तरह मजबूत है। उसका पूरा शरीर भारी कवच लिपटा हुआ था, लेकिन उसने एक हेलमेट नहीं पहना था। एक बड़ा गोल गंजा सिर, मांस से भरा चेहरा, एक शातिर अभिव्यक्ति और हाथ में धब्बेदार खून के साथ एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए पर्याप्त था। ग्रेकैसल शहर के सभी बच्चे डर के मारे रो पड़े। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, नाइट ड्रैगन। यीमोन ने अपना सिर नहीं घुमाया, उसकी आंखें अभी भी जली हुई लाश पर टिकी हुई थीं, लेकिन ध्यान थोड़ा ढीला था, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। लेई गे ने यह सोचते हुए देखा कि बूढ़ा गृहस्वामी युवा स्वामी की मृत्यु के लिए दुखी था और आह भरी, अरे युवा स्वामी के शरीर को व्यवस्थित करें और जब स्वामी वापस आए तो उसे दफना दें। यीमोन ने कोई जवाब नहीं दिया। रेगो ने अपने बड़े गंजे सिर को छुआ, यह सोचकर कि बूढ़ा बटलर खुद को दोष दे रहा है। वह कुछ कदम यमन के पास पहुंचा और फुसफुसाया, यीमोन, मैंने आज कार्टर नाइट नहीं देखा, मुझे संदेह है। कार्टर का नाम सुनकर यमन की ढीली आंखें एक पल में घनी हो गईं और फिर उन नौकरों की ओर मुड़ी जो अभी भी घर की सफाई कर रहे थे और कहा, यहाँ सफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम नीचे जाओ। हाँ। नौकरों के एक के बाद एक जाने के बाद यीमोन ने लंबे रेगों को थोड़ा ऊपर देखा और पूछा, मुझे याद है 3 साल पहले आपने और कार्टर ने 3 साल पहले अर्ल ऑफ ओमान द्वारा आयोजित कैवलियर्स चैंपियनशिप में भाग लिया था। रेगो थोड़ा हैरान था, उसे समझ में नहीं आया कि यीमोन ने अचानक पिछली कैवलियर्स चैंपियनशिप का उल्लेख क्यों किया, लेकिन उसने फिर भी उत्तर दिया, क्या वह 3 साल पहले है? ऐसा लगता है। अरे, मैंने उस समय उसे इतनी बुरी तरह से पीटा। यीमिंग मुस्कुराया, हाँ, उसे तुम्हारे द्वारा घोड़े पर गोली मारी गई थी, उसका हाथ टूट गया था और उसके 2 दांत टूट गए थे। अरे, रेगो ने जब अपने शानदार रिकॉर्ड का जिक्र किया तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन साथ ही वह बहुत उलझन में भी था। अब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यीमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछना जारी रखा, क्या आपको याद है कि कार्टर के 2 दांत बाएं या दाएं खो गए थे? मुझे यह कैसे पता चलेगा? रेगो थोड़ा चिंतित था और यमन की प्रतिक्रिया ने उसे बहुत भ्रमित और असंतुष्ट बना दिया। यीमेन ने रेगों के रवैये की परवाह नहीं की, लेकिन एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई और जमीन पर पड़ी जली हुई लाश की ओर इशारा किया, यदि आपको याद नहीं है तो आप जा सकते हैं और अपने लिए एक नज़र डाल सकते हैं। लेई गे ने भौहें चढ़ा दी। कुछ देर तक तोंगलिंग की बड़ी बड़ी आंखों से यीमेंग को घूरते रहे, यह देखकर कि वह मजाक नहीं कर रहा था। अंत में बैठ गया और लाश का मुंह तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। दरार। यीमेंग ने देखा कि बीहर रेगो ने लाश की ठुड्डी को पूरी तरह से खींच लिया था और उसके मुंह के कोने अचानक हिल गए। रेगो भी चकित रह गया और फिर जल्दी से गिरी हुई ठुड्डी को फिर से जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, ऐसा मत करो, उसके दांतों को करीब से देखो। यीमोन ने अनाड़ी रेगों को देखा, सचमुच अवाक। ओह, ठीक है। अरे, उसके निचले बाएं मसूड़े में वास्तव में 2 गैप हैं। रेगो ने चमकती आंखों से अपना सिर पीछे घुमाया और उत्सुकता से पूछा, क्या कार्टर ने बायां दांत खो दिया? जाहिर है, इस लापरवाह आदमी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि लाश में कुछ तो गड़बड़ है। दुर्भाग्य से, यीमिंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि कार्टर ने कौन से 2 दांत खो दिए थे। लेई गे ने मुंह फेर लिया और जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने यमन को धीरे से यह कहते सुना, हालांकि मुझे पता है कि मास्टर कॉलिन ने कभी अपने दांत नहीं खोए हैं। सही बात है। लेई गे अचानक उठ खड़ा हुआ और उत्साह से चिल्लाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ बहुत तेज थी और जल्दी से आवाज़ कम कर दी। तो यह लाश मास्टर कॉलिन नहीं है, बल्कि कार्टर है। नहीं। यीमोन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, मास्टर को कार्टर ने मार डाला है। अब आपको इस दुष्ट गद्दार को पकड़ने के लिए किसी को लेना चाहिए। क्या? रेगों की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं, क्या तुम मूर्ख हो? यीमिंग ने आह भरी और धैर्यपूर्वक समझाया, इसके बारे में सोचो, युवा मास्टर ने आग क्यों लगाए? तुमने अलविदा क्यों नहीं कहा? लेई गे ने अपने बड़े गोल गंजे सिर को छुआ और समझ में आया, आपका मतलब है युवा मास्टर ने जानबूझकर इस लाश को जलाया, बस दूसरों को यह सोचने के लिए कि वह मर चुका है। हाँ, युवा मास्टर ने ऐसा क्यों किया? शायद मैं देखना चाहता हूं कि कार्टर के पीछे कौन है। उद्देश्य क्या है? यह खुद को छिपाने के लिए भी हो सकता है। संक्षेप में, चूंकि युवा मास्टर की अपनी योजना है, तो हम उसके साथ सहयोग करने और बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यह खेल। नीचे जाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ। रेगो उदास सिर के साथ बाहर चला गया। मैं आदेश देने जा रहा हूँ कि कार्टर को गिरफ्तार किया जाए। यीमिंग ने लेई जी की लंबी आकृति को दरवाजे के बाहर गायब होते देखा और चुपचाप अपने दिल में एक और वाक्य जोड़ा, यह भी हो सकता है कि युवा मास्टर अब हम पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम पर भरोसा क्यों नहीं करूंगा?
कॉलिन मुस्कुराया और उसके सामने पुराने भाड़े के व्यक्ति से कहा, मेरा मतलब है, मैं आपको पहले कमीशन का आधा भुगतान करूंगा और शेष आधा, और प्रतीक्षा करें कि आप मुझे डूबने की यात्रा से परिचित कराएं। मैं इसे दूंगा, ईगल सिटी में कारवां के बाद आपके लिए। क्या होगा यदि आप कारवां में आपका परिचय कराते समय शेष पैसे का भुगतान करने से इनकार करते हैं? पुराने भाड़े के व्यक्ति स्पष्ट रूप से पहले जमा और फिर अंतिम भुगतान के भुगतान की इस भुगतान पद्धति से संतुष्ट नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास उस थोड़े से पैसे की कमी है? कॉलिन ने एक सोने का सिक्का निकाला और उसे अपने हाथ में ऊपर नीचे फेंक दिया। भाड़े के बूढ़े की आंखें तुरंत सीधी हो गईं, उसकी निगाह सोने के सिक्के को ऊपर नीचे करने के लिए बारीकी से देखी गई। बिल्कुल नहीं, उनके जैसे समाज के निचले तबके के लिए तांबे के सिक्के दैनिक मुद्रा हैं और चांदी के सिक्के दुर्लभ हैं। जहां तक के सिक्कों की बात है तो वे कुछ ऐसे हैं जो रईसों और बड़े व्यापारियों के पास हैं। तो मुझे 30 तांबे के सिक्के चाहिए। भाड़े के बूढ़े ने महसूस किया कि उसके सामने एक मोटी भीड़ है और तुरंत कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया। 20, अगर मेरे पास और होंगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। सौदा। पुराने भाड़े के सिपाही ने कॉलिन यूयू द्वारा फेंके गए 10 तांबे के सिक्कों को ने नेतृत्व करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद दोनों ग्रेकैसल टाउन के पश्चिम की ओर आए और एक पुराने सराय में चले गए। दाढ़ी सराय। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद कॉलिन ने पाया कि इस पब का नाम वास्तव में इसके नाम के योग्य था। इसमें शराब पीने वाले लगभग सभी पहली नज़र में दाढ़ी वाले थे। पुराने भाड़े के व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस जगह से बहुत परिचित हैं और सभी का अभिवादन करते हुए वह कॉलिन के साथ चलते हैं। दोनों मधुशाला के कोने में एक लंबी मेज पर आ गए। बुढ़िया ने कमर झुका ली और मुख्य आसन पर बैठे दाढ़ी वाले व्यक्ति के कान में बुदबुदाया। बड़ी दाढ़ी ने पुराने भाड़े की उंगलियों की दिशा में कॉलिन को देखा, फिर अपना हाथ लहराया और कॉलिन को पास करने के लिए कहा, यह फायरफॉक्स मर्सनरी कॉर्प्स लॉर्ड सरू का कमांडर है। लॉर्ड सरू एक टियर 2 फाइटर है जो फॉलन ईगल सिटी की ओर जा रहा है। आपको बिना किसी असफलता के उनकी टीम का अनुसरण करना चाहिए। पुराने भाड़े के व्यक्ति ने सबसे पहले कॉलिन से बात की। बड़ी दाढ़ी का परिचय दें। फिर वह फिर से दाढ़ी की ओर मुड़ा। उसका रवैया स्पष्ट रूप से अधिक चौकस था। मास्टर सरू, यह मेरा भतीजा है। क्या आपको नहीं लगता कि वह मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट काफ़ी अच्छी है? क्या वह तुम्हारा भतीजा है? सरू ने पुराने भाड़े को सूंघा और बाधित किया। हाँ हाँ। पुराने भाड़े का थोड़ा दम घुट गया और उसकी आंखों में घबराहट का एक निशान चमक उठा। फिर उसने जल्दी से समझाया, उसे मत देखो जो मेरी तरह नहीं दिखता है। मुख्य कारण यह है कि इस बच्चे की उपस्थिति मेरे जीजा का अनुसरण करती है और इतने वर्षों के बाद मैं बाहर घूम रहा हूँ। यह बूढ़ा चेहरा लंबा चला गया है। आप जानते हैं, जब मैं छोटा था मैं भी सुंदर और अच्छे स्वभाव वाला था। सरू ने उपहास किया और पुराने भाड़े को फिर से बाधित किया। तुम्हारा भतीजा एक शूरवीर है। शूरवीर शब्द सुनकर पुराने भाड़े के व्यक्ति को अचानक किसी ने चुटकी ली और डींग मारने वाले शब्द तुरंत उसके गले में फंस गए। कॉलिन के शिष्य तुरंत सिकुड़ गए।